नमस्कार, संपाद के न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। यह हिमालय लोग यूट्यूब चैनल का सहयोगी चैनल है और आज बात करेंगे यमुना जो दिल्ली में बहती है उसके किनारे जो आपने जमीन देखी होगी वो रिवर बेल्ट, उसको डेवलप करने के लिए बहुत पहले से डीडीए ने कई प्लान बनाए थे। लगभग 3 दशक पहले मुझे याद है कि तब हम लोग जनसत्ता में होते थे और इस तरह की खबरें आती थी, खबरें लिखी गई थी और इस खबरों को लिखने में एक जो बड़ा नाम था वो है गुलशन खत्री, जो हम सब साथी थे जनसत्ता में और अब वो दिल्ली में नवा टाइम्स के मेट्रो एडिटर है। वो इस पे विस्तार से बात करेंगे, बताएंगे आपको कि ये रिवर बेल्ट में क्या होना था और भी बहुत कुछ क्या प्लान था और कहाँ तक अब बात हुई। तो गुलशन जी, आपका स्वागत है चैनल में और जरा हम यही जानना चाहेंगे कि जो रिवर बेल्ट है यमुना की दिल्ली में, उस पे क्या होना था और कहाँ तक ये डीडीए के जो प्लान था वो कहाँ तक उस पे इम्प्लीमेंट वो कर पाएंगे। देखिए, यमुना नदी जो है दिल्ली को पानी देने वाली नदी है, दिल्ली से बह के निकलती है। ये हमारे लिए, दिल्ली के लिए एक तरह से वरदान साबित हो सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से जो जिस तरह से होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। यमुना में पानी बहे और इसके आस-पास का एरिया ऐसा हो, सुंदर हो, प्रकृति वाला हो, ताकि लोग उसका आनंद भी ले सकें और नदी को भी जो है प्राणवायु मिलती रहे। तो इसके लिए मुझे याद है 90 के दशक में डीडीए ने एक प्लान बनाया था। उस वक़्त के जो प्लानिंग के डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे विस्तार से भी बताया था कि हम लोगों ने प्लान बनाया है कि यमुना नदी के दोनों तरफ, दोनों तटों को विकसित किया जाएगा। विकसित इस तरह से नहीं कि वहाँ कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए, बल्कि वहाँ हरियाली को इस तरह से किया जाएगा, एनक्रोचमेंट को हटा के हरियाली की जाएगी और ऐसे स्पॉट बनाए जाएँगे कि लोग आएँ, वहाँ बैठे, यमुना का आनंद लें, देखें उसको। लेकिन वो योजना अमल में नहीं लाएगी। उसकी वजह ये थी कि एनक्रोचमेंट को उस वक़्त हटाना संभव नहीं था या लापरवाही थी या अफ़सर नहीं हटा पा रहे थे। तो उस वजह से वो योजना तो सिरे नहीं चढ़ पाई उस जो है। हालाँकि बाद में कोशिशें हुई और जब जगमोहन साहब मंत्री बने, तो उन्होंने भी दिल्ली में ये कोशिश की, कुछ जगह पे एनक्रोचमेंट हटाई थी और इसके आस-पास यमुना के किनारे पे जितना एनक्रोचमेंट था वो हुआ। और मुझे लगता है वो भी एक बड़ा काम था, जो पिछले 3 दशकों में हुआ। हालाँकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कि जो प्राकृतिक सौंदर्य वाली चीज़ें थी, लेकिन ये वाला काम हुआ, एनक्रोचमेंट काफ़ी हद तक हटाया गया उसको जो है। उसके बाद शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, आपको याद होगा जब सिग्नेचर ब्रिज बन रहा था, उस वक़्त भी एक बड़ा प्लान बना था कि सिग्नेचर ब्रिज के किनारे पे हम लोग ऐसा स्पॉट बनाएँगे, पिकनिक स्पॉट होगा, हरियाली होगी, लोग आएँगे और सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर खड़े होंगे तो लोगों को वहाँ भी आनंद, नीचे भी वहाँ आके प्रकृति का आनंद लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से वो योजना भी अमल में नहीं लाई गई। उसकी वजह ये थी कि सरकारी एजेंसियों में तालमेल नहीं था, योजना दिल्ली सरकार की थी, इम्प्लीमेंट डीडीए को करनी थी, तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी थे, तो वो योजना कोई अमल में नहीं लाई। लेकिन मैं आपको हरीश जी बताता हूँ, पिछले 6-8 महीने में एक योजना पे कुछ काम हुआ था, वो दुर्भाग्य से ये बाढ़ में आया तो काफ़ी कुछ बह गया। उसमें आईटीओ ब्रिज के पास ईस्टर्न किनारे पे, पूर्वी तट पर जो है ईस्ट असिता को डेवलप करने की कोशिश की गई। उसको डेवलप भी किया गया और प्लानिंग ये थी कि सरकार की कि जब जी20 होगा तो उनके कुछ गेस्ट को यहाँ लाके दिखाया जाएगा। और उसमें बहुत अच्छा काम भी हुआ, बहुत पौधे भी लगाए गए और बैठने के लिए ग्रीनरी भी की गई और काफ़ी पैसा भी खर्च किया गया। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि अभी जब इतनी बाढ़ आई, तो उसमें काफ़ी चीज़ें बह गई हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है। अब ये पानी पूरा उतरेगा तो पता चलेगा कि कितना वो इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये अगर इस तरह से होता है, तो ये उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार, इनकी एक उपलब्धि होगी कि इसी तरह से अगर ये एक-एक किनारा करके थोड़ा-थोड़ा भी करते जाएँगे, तो अगले 2-3 साल में ये अच्छी तरह से डेवलप हो सकता है उसमें। लेकिन दुर्भाग्य है कि जहाँ अच्छा काम हुआ तो थोड़ा प्रकृति की मार पड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जब यमुना को पानी उतरेगा, तो इस पे थोड़ा-सा और काम आगे बढ़ेगा। मुझे याद है कि वो जो खबर की याद आ रही कि इन्होंने ये किया था कि वो जो पूरे इलाके थे जमुना के दोनों तरफ, वहाँ से पार्क बनेंगे या साइकिल का जो रास्ता बनेगा, लोग बैठेंगे, छोटे-छोटे रेस्टोरेंट होंगे, जैसे छुट्टियों के दिनों में लोग वहाँ घूम सके। वैसे दिल्ली में बहुत क्राउड है, भीड़ है, जगह नहीं है, तो जो पार्क है जैसे उसी तरह का था, बनाना था इनको बिल्कुल। डेवलप। लेकिन ये तो कर ही सकते थे क्योंकि उन्होंने देखिए उधर कॉमनवेल्थ विलेज भी बना दिया, इधर एक मंदिर भी बना है। तो इस तरीके की जब चीजें हो बिल्कुल, सकती हैं, बिल्कुल कर सकते थे, कुछ भी बिल्कुल कर किया सकते थे। क्यों नहीं उन्होंने? जी, लेकिन हमारी सरकारों में, एजेंसियों में जो आपने आपसे पहले बात हुई थी,
तो जिक्र हुआ था कि आपसी तालमेल का अभाव जो है वो है। दूसरा एक बड़ी तकनीकी दिक्कत है हरी जी यहाँ पे जो है, जो यमुना तटों पे ज़मीन है, वो सारी ज़मीन हम लोग मानते हैं कि दिल्ली की है। हुँ, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हुँ, तकनीकी तौर पर देखें तो कुछ हिस्सा यूपी की ज़मीन का है। तो जब ये हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे, तब भी ये बड़ी समस्या आई थी कि कुछ ब्रिज इसलिए नहीं बन पा रहे थे क्योंकि वो यूपी की ज़मीन थी उसमें। इसी तरह से अभी बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है, हाँ, उसमें भी कुछ ज़मीन जो है किसानों की है, वो विवाद चल रहा है कोर्ट में, तो इसलिए बारापुला का जो कॉरिडोर का एक्सटेंशन है, वो भी रुक गया है उसमें। तो ये कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, क्योंकि लैंड का इश्यू दिल्ली सरकार के पास नहीं है, वो केंद्र सरकार के पास है। तो इसलिए बीच-बीच में टुकड़ों में ये भी एक बड़ी समस्या आती है। लेकिन सरकारें मुझे लगता है कि अब जिस तरह का माहौल बन रहा है, सरकारें एक्टिव हैं, तो आने वाले दिनों में हमें सकारात्मक संकेत मिले तो ज़्यादा अच्छा है। जी। पिछले साल क्या मैं कहूँगा कि 2019 की बात है जब इलेक्शन हो रहे थे नॉमिनेशन तो मैं गया था बनारस में। तो बनारस मैंने उससे पहले भी देखा था गंगा की हालत। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ अपना नामांकन पत्र भरने गए थे तो हम भी गए थे, दिल्ली की टीम। तो हम स्टीमर गया था उधर से तो हम आश्चर्यचकित थे कि यहाँ पे स्टीमर चल रहा है। ये नितिन गडकरी जो है उनकी योजना थी और इम्प्लीमेंट हो रही है। शायद गडकरी जी ने ये कहा कि दिल्ली में भी कुछ चलाने की योजना है। लेकिन दिल्ली में तो यमुना में पानी नहीं तो कैसे चलेगा? क्या यमुना में भी ये हो सकता है कि पानी को रोके, गाद हटा के, पूरा तटों को भर के शुद्ध हो यमुना कैसे हो? कुछ हो रहा है इस पे काम दिल्ली सरकार के स्तर पर या सेंटर? मैं आपको बताता हूँ हरी जी, आपने जो स्टीमर की बात की, तो आपको बताता हूँ, तो अभी पिछले महीने ही दिल्ली के एलजी ने हमारी नेवी की मदद लेके एक जहाज को चलाने की कोशिश की, एक नाव को चलाने जहाज नहीं कहूँगा मैं, उसको स्टीमर की तरह की नाव को चलाने की कोशिश की है, उसका ट्रायल किया है। और वो ट्रायल बताया गया कि कामयाब ये बाढ़ से ठीक पहले की बात है, जब यमुना में हाँ, बाढ़ आई, उससे करीब 10-12 दिन पहले की बात है। तो वो स्टीमर को चलाया गया और वो काफ़ी कामयाब भी रहा प्रयोग उनका जो है, तो उसमें ये माना जा रहा है। लेकिन इसमें जो आपको बता रहे हैं कि पानी बना रहे, सदा बना रहे, उसके लिए तैयारी करनी होगी। तो दिल्ली सरकार ने आज से 2-3 साल पहले ये शुरू किया है। लेकिन वो शुरू जो है कुछ हिस्सों में हो पाया है, जैसे पल्ला के आस-पास जो है, किसानों से कुछ ज़मीन दिल्ली सरकार ने किराए पे ली है, उनमें बहुत गहरे गड्ढे किए गए हैं और इस बार जो बाढ़ आई है, तो उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी कुछ पानी उसमें इकट्ठा हो गया है। ये अभी कोशिश आगे और करनी पड़ेगी दिल्ली सरकार को, जिस तरह से वहाँ किया है, ताकि इस तरह के जो बाढ़ के हालात हों, तो कामी पानी जो है बाहर जाने की बजाय कम से कम गड्ढों में रिज़र्व रहे और वो धीरे-धीरे वाटर लेवल बढ़े, तो यमुना को उससे फ़ायदा मिले। हाँ। क्या यमुना को जो निर्मल शुद्ध करने का भी कुछ काम चल रहा है? क्योंकि राजीव गांधी के ज़माने में जापान ने पैसा दिया था, बाकायदा आईटी में उसका एक समारोह हुआ था और तब से लगभग 30-40 साल हो गए हैं, कुछ भी मतलब नहीं हो पाया। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि अब खुद प्रधान शायद जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के केजरीवाल, उन्होंने कहा कि मैं तो इतना शुद्ध कर दूँगा कि यमुना का पानी गिलास से पीऊँगा। तो ऐसा क्यों? और एक जो नजफगढ़ की नाला है वास्तव में एक नदी थी, इस बारे में थोड़ा बताइए क्या? देखिए, राजीव जी का जो ज़िक्र किया है राजीव गांधी सरकार का, उस वक़्त यमुना एक्शन प्लान बना था, वो मुझे भी याद है यमुना एक्शन प्लान के लिए। तो ये इस तरह के प्लान में ना जो मैं बता रहा हूँ कि सीवरेज के पानी को कंट्रोल करने के लिए वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने होते हैं और वो प्लांट बहुत आसानी से नहीं लगते। उसमें बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है, बहुत टाइम लगता है और बहुत पैसा चाहिए होता है उसमें। तो ये लगने शुरू हुए हैं, नजफगढ़ नाले वाला भी जो आपने ज़िक्र किया, वो राजस्थान से एक नदी आती थी, लेकिन वहाँ पानी क्योंकि सूख गया तो वो एक तरह के नाले में ही तब्दील हो गई और अब जो है वहाँ तो सीवरेज का पानी आता है उसमें जो है। तो यमुना में सफाई इसमें यमुना को 2 तरह से करना होगा सरकार को, 2 प्लान करने होंगे। एक यमुना को किस तरह से डेवलप किया जाए, यमुना के किनारों पे गंदगी हटाई जाए, उसके लिए आपको बहुत सारी सख्ती करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ धार्मिक रीति-रिवाज जो हैं, उसमें हम लोग जाके हवन सामग्री और पौधे, फूल ये डाल देते हैं, तो इस पे रोक लगी है, लेकिन अभी भी बहुत कम है, अभी भी लोग डालते हैं। तो हमें पहला सरकार को ये कुछ इस तरह की सख्ती करनी चाहिए, या तो वॉलंटियर वहाँ लगातार लगा दें, जो लोग इस तरह करें, उन पे जुर्माना करें। तो एक काम तो ये करना होगा। दूसरा उसको ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी इतनी बढ़ानी होगी कि गंदा पानी यमुना में गिरे ही नहीं, ट्रीट होके गिरे ताकि यमुना साफ रहे। तीसरा काम सरकार को ये करना होगा कि पीछे से जो यमुना का पानी आ रहा है, उसको किस तरह से यहाँ रोका जाए,
कहाँ ये यहाँ रहे, ताकि साल भर यमुना में पानी रहे। जब पानी नहीं रहता तो वो अपने आप में नदी नाला बन जाती है। तो उस स्थिति से बचाने की ज़रूरत है। फिर तीसरा काम जो है कि दोनों तरफ किनारों को डेवलप करना, वो मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल काम है। अगर ये दोनों काम हो जाएँ, तो उसमें सरकारें ये काम आसानी से कर सकती हैं, क्योंकि फिर आपको ग्रीनरी के लिए इंतज़ाम करना है, पौधे लगाने हैं, वो चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। और एक चीज़ और कहूँगा, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, उपराज्यपाल, इन सबको मिलकर एक काम ये ज़रूर करना चाहिए कि दिल्ली के हिस्से में जो यमुना है, उसके दोनों किनारों पर जो ज़मीन है, उसका एक फैसला कर देना चाहिए, किसी एक एजेंसी के हवाले हो, ताकि जब भी कोई योजना बने, तो उसमें कोई अड़चन ना आए कि ज़मीन की वजह से अड़चन आ गई तो सारी योजना ही फेल हो गई, वैसी स्थिति ना आए। एक जो यमुना है उसका एक धार्मिक महत्व भी है। धार्मिक महत्व पे जैसे संस्कार, ये जो अंतिम संस्कार तो होता ही है, लेकिन ये छठ पूजा का बड़ा वहाँ पे मुझे याद है कि एक मथुरा के जर्नलिस्ट हैं, वो कहते थे करीब 40 साल पहले उनके गांव में लोग पानी यमुना से लाके पीते थे। यानी यदि मथुरा में पानी जा रहा तो दिल्ली से होके जाता था, वो शुद्ध रहा होगा दिल्ली में भी। अब दिल्ली में आप पीना नहाना तो छोटे, देखने की भी इच्छा नहीं होती 2-3 महीने छोड़ के। तो आखिर इस नदी का कैसे होगा कि छठ पूजा में भी लोग ठीक से नहा सके। उन दिनों देखिए कैसी हालत हुई थी, फोटो छपते हैं तो बड़ा दुख होता है। हाँ, वो ये जो आप बता रहे हैं समस्या, उस वक़्त में दिल्ली की आबादी बहुत कम थी, जब यमुना में लोग पानी, वहाँ से यमुना का पानी ले जाते थे मथुरा में। उसके बाद तो बहुत दिल्ली की आबादी बहुत बड़ी है और उसी के मुकाबले सीवरेज बड़ा है, गंदा पानी आया है, बहुत सारी समस्याएँ बढ़ी हैं। लेकिन ये जो हमारे धार्मिक आस्थाओं का सवाल है, इसका भी हम लोग समाधान रख सकते हैं यमुना में। इसके लिए बहुत आसान तरीका है कि यमुना की अगर पानी होगा, तो उसकी एक धारा को इस काम के लिए रिज़र्व रख सकते हैं हम लोग, एक दिशा में, कि अगर कोई धार्मिक सामान है, कुछ वो डालना चाहते हैं, वो रख सकते हैं। एक तरफ वो है, धार्मिक आस्था रखने वाले लोग स्नान करते हैं या वहाँ छठ का कार्यक्रम है, तो वो एक-एक धारा को रख सकते हैं, लेकिन ये भी तभी हो पाएगा जब यमुना में कोई एन्क्रोचमेंट नहीं होगा, उसका तट बहुत खुले होंगे। यमुना का कैपेसिटी पूरी होगी, तो ही उसमें से हम 2 धाराएँ निकाल सकते हैं, एक दिशा में और दूसरी दिशा में। तो उन दोनों धाराओं में इन चीज़ों का भी इंतज़ाम हो सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब एक तो पूरी ज़मीन यमुना की हो, वो किसी एक एजेंसी के हवाले हो जाए और फिर सब मिलके एक प्लान पे काम करें। गुलशन जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और कुल मिला के यही है कि ये सब कुछ जो है, कुछ एक ऐसी एजेंसी हो जो दिल्ली में जो यमुना है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके तटों के लिए, या उसको एनवायरनमेंट से शुद्ध करने के, नदी को निर्मल अविरल बनाने के लिए, ऐसा कुछ हो। तो आपका स्वागत है। और मुझे लगता है कि लोग भी इसको सोचेंगे, सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा किया जाए। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिए, और अगली वीडियो में नए मुद्दे के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।